हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हमें डिस्कस करना है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन तो आता ही है फ्रिक्शन से, और भी बहुत सारी जगह पे ये यूज होता है। तो फ्रिक्शन में बेसिक पहले स्टार्ट करने वाला हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि पिछले साल जेईई मेन में इसी से 4-5 क्वेश्चन आ गए थे, अलग अलग दिन की और अलग अलग शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिक चीजें फ्रिक्शन के बारे में आपको पता ही है कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, जो है तो फोर्स, ये बात तो क्लियर है, लेकिन ये एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। क्या करता है फ्रिक्शन? अपोजेज रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन क्या होती है? रिलेटिव मोशन आपको पता है कि दो बॉडीज जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करती हैं तो उनकी मोशन को बोला जाता है रिलेटिव मोशन। यानी कि कोई भी दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है तो उसको अपोज करने की टेंडेंसी रखता है फ्रिक्शन। ठीक है, मोशन को अपोज नहीं करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। और ये चीज मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करवा दूंगा कि क्या फ्रिक्शन का रोल है, क्यों इसको पढ़ा जाता है, क्या इसका मीनिंग है। बेसिक चीजें तो आप जानते हो कि हम चल रहे हैं तो हम क्यों चल पा रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। बहुत सारी, ये सबसे बेसिक एग्जांपल है फ्रिक्शन का कि अगर आप चल रहे हो तो उसके लिए भी आपको फ्रिक्शन की जरूरत है। अगर आप साइकिल चला रहे हो तो फ्रिक्शन की जरूरत है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो फ्रिक्शन की जरूरत है, और बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। आप अगर टर्न ले रहे हो तो फ्रिक्शन की जरूरत है आपको। ठीक है, तो काफी सारे इसके वैल्यूएबल हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिजिक्स आपको पता है कि जो लॉज ऑफ नेचर है उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। बेसिक फॉर्मूलाज लगाते हैं, न्यूमेरिकल बन जाते हैं, न्यूमेरिकल्स जेईई में पूछे जाते हैं, वो सवाल है उनके बेस पे आपका एंट्रेंस होता है। तो फ्रिक्शन जो होता है वो बेसिकली होता क्या है, दो टाइप का होता है हम जो पढ़ते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से टाइप का होता है? वो होता है आपके पास में, एक तो होता है स्टैटिक और दूसरा होता है काइनेटिक। ठीक है, अब दोनों के क्योंकि नाम से ही एक चीज क्लियर है। स्टैटिक का मतलब क्या, सोच के देखो। स्टैटिक मतलब जैसे मैं बोल दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या करते हैं, चार्ज की स्टडी एट रेस्ट करते हैं। तो स्टैटिक का मतलब आपको क्या है कि स्टैटिक है, कोई चीज रुकी हुई है, यानी कि ये तब लगता है जब ब्लॉक रुका हुआ है। ठीक है, या फिर कोई बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, क्या है? बॉडी एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक का मतलब क्या? देखो अब याद करो, काइनेटिक की दूसरी टर्म कौन सी थी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब आती है बॉडी में? कब आती है काइनेटिक एनर्जी? जब बॉडी मूव करती है। यानी कि अगर बॉडी मूव करेगी तो ही काइनेटिक टर्म को यूज किया जाएगा। तो काइनेटिक का मतलब हो गया जब बॉडी मूव करती है। ठीक है, बॉडी मूविंग बॉडी, फॉर मूविंग बॉडी। काइनेटिक फ्रिक्शन कब यूज करेंगे हम? फॉर मूविंग बॉडीज। यानी कि जब बॉडीज मूव कर रही होंगी तो हमें क्या यूज करना है? काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर मूविंग बॉडीज। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बहुत बोल सकते हैं कि ये इस तरह का बच्चा है जिसको समझना बहुत मुश्किल है ना। समझना क्यों मुश्किल है? क्योंकि कभी तो ये इधर डायरेक्शन कर लेता, कभी इधर डायरेक्शन कर लेता। इसकी डायरेक्शन का ही पूरा खेल है। अगर आपको इसकी डायरेक्शन समझ में आ गई ना, समझो आपका एक सवाल पक्का जो आने वाला है जेईई मेन में 4 नंबर का सही हो गया। ये कम यूज आता है जब बॉडीज मूव करती है, तब यूज आता है। क्वेश्चन जो बनते हैं अच्छे वो स्टैटिक फ्रिक्शन पे बनते हैं। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन को समझना क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब ये डायरेक्शन को कैसे समझा जाए? ये तो तभी काम करेगा जब बॉडी क्या रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। मूव कर गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? जहां पे बॉडी मूव कर रही है उसकी जस्ट अपोजिट होगी, जिस भी बॉडी के लिए मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इसके लिए हर बार ये पॉसिबल नहीं है। अब ये चीज पॉसिबल नहीं है तो कैसे? देखो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक एग्जाम्पल है, आईआईटी ने पूछा था 2003 में, 2 नंबर के लिए बेसिक सवाल है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन होती क्या चीज है। क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स एफ सच दैट द ब्लॉक शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव। अब डज नॉट मूव का मतलब क्या है? अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो कौन सा? स्टैटिक। मूव नहीं कर रहा है तो क्या है? ब्लॉक। स्टैटिक, तो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक के ही जो अच्छे सवाल है पूछे गए हैं आईआईटी में, जेईई मेंस में, वो सब डिस्कस करेंगे। अब ब्लॉक अगर मूव नहीं कर रहा है तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू बतानी, यानी कि कितना अधिक से अधिक फोर्स में लगा सकता हूं कि ये ब्लॉक चले ही नहीं। अब अधिक से अधिक का मतलब ये नहीं है कि आप मनचाहा फोर्स लगा दो, मतलब वो लिमिट आपको देखनी है कि किस वैल्यू से ऊपर फोर्स लगाते ही चलने लगेगा ब्लॉक। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। ये रहा अपना ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक बन गया। ये ब्लॉक रखा हुआ है किसके ऊपर? इस
प्लेन के ऊपर, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो अगर यहां पे कांटेक्ट है तो इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है, क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। और ये लग रहा है फोर्स F 60 डिग्री पे, यानी कि ये जो फोर्स F है इसको मैं दिखा रहा हूं यहां से इस तरह से 60 डिग्री पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ कहां पे, ये 60 डिग्री पे। इसका मतलब अगर मैं कंपोनेंट करने चाहूं इस फोर्स के, तो एक कंपोनेंट आएगा इधर, कितना, अगर ये F है तो ये कितना होगा, F cos 60, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा नीचे की तरफ, इस तरह हो जाएगा ये F sin 60। ये बात तो क्लियर है, ओके। अब नीचे इसका खुद का वेट भी लग रहा होगा जो कि होगा mg। अब क्योंकि मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं उस डायरेक्शन में, देखो प्रैक्टिकली बात क्या है, क्योंकि ब्लॉक कहीं भी मूव नहीं कर रहा है तो इस डायरेक्शन के फोर्स तो हो गए सेम, ठीक है, ऊपर नहीं जा रहा ब्लॉक, नीचे भी नहीं जा रहा, तो ये इस डायरेक्शन के फोर्सेस हो गए सारे इक्वल एंड ऑपोजिट और एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। इसकी बात करते हैं, ये फोर्स रह गया F cos 60। अगर ये फोर्स इधर लग रहा है तो इसका मतलब ये ब्लॉक को इधर चलना चाहिए था, लेकिन नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि भाई साहब इधर लग रहा है फ्रिक्शन, कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जिसने इस ब्लॉक को रोका हुआ है। अब वापस आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की चीजों पे कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन को हमेशा डिनोट किया जाता है, फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो होती है हमेशा म्यू और एन, जहां पे म्यू क्या है, म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन है नॉर्मल फोर्स। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, अगर ब्लॉक के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और अगर ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। नॉर्मल फोर्स तो आपको पता ही है, आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं एनएलएम में कि नॉर्मल को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, म्यू एन। यानी कि भाई पहले तो मुझे ये चीज डिसाइड करनी कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो फोर्स की वैल्यू को स्टैटिक फ्रिक्शन ने क्या किया हुआ है, बराबर किया हुआ है, या बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन ही वो वाला फैक्टर है, वो वाला फोर्स है जिसने इस F cos 60 को बैलेंस किया हुआ है। मतलब कि अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो F cos 60 की वैल्यू क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन, तो म्यू एन, म्यू एस लिख देता हूं इंटू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू एन। अब मुझे एन चाहिए, एन यहां से निकल जाएगा, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एन इज इक्वल्स टू, एन ऊपर की तरफ है और एफ साइन थीटा और एम जी नीचे की तरफ है, तो क्या लगेगा, एम जी प्लस एफ साइन 60, ये आ गए एन की वैल्यू। अब एम की वैल्यू दे रखी है क्या, एम की वैल्यू आपको √3 किलोग्राम दे रखी है, तो √3 लिख दिया। जी की वैल्यू कुछ दे रखी है क्या, जी की वैल्यू नहीं दे रखी है, 10 मान लेते हैं, तो लिख देता हूं 10 प्लस एफ की वैल्यू फाइंड करनी है और साइन 60 होता है √3/2, ये हो गया अपने पास में एन। एन की वैल्यू यहां ले आओ। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट आपको यहां पे दिया हुआ है 1/2√3, तो लिख दिया 1/2√3 इंटू एन की वैल्यू क्या है, √3 इंटू 10 प्लस एफ √3/2, ये आ गई। अब आगे चलते हैं, इधर आ गया एफ cos 60, अब एफ लिखा cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, तो f/2 आ गया यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो f/2 जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, देखो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 10 कैंसिल आउट हो गया 5 बार, प्लस यहां से √3 से √3 कैंसिल हो गया और ये आ गया f/4 आ गया। अब f/2 में से f/4 जाएगा तो कितना बचेगा, f/4, f/4 की वैल्यू आ गई 5, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, देखो f/4 आ गया 5, तो यहां से f की वैल्यू कितनी आ गई, 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये बात क्लियर हो गई कि कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, क्या फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, कैसे एफबीडी को यूज करके हम फ्रिक्शन के सवालों को सॉल्व करते हैं। देखो हुआ क्या है, मैंने बेसिक एफबीडी बनाया, सबसे पहले क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सारे फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है, फिर ये देखना है कि ये ब्लॉक रुका क्यों हुआ है, F cos 60 के बावजूद ये ब्लॉक रुका क्यों हुआ है। अगर इधर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब इधर भी एक फोर्स लग रहा है जिसने इस ब्लॉक को रोका हुआ है, जो कि था स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बात फाइंड करने के बाद आपको बेसिक फोर्सेस को बैलेंस करना है, इक्वेशंस को लिखना है, फिर तो मैथ्स का काम रह जाता है। ठीक हुआ। दूसरे सवाल पे चलते हैं, जो कि आपका सबसे रीसेंट सवाल है, जेई मेन में पूछा गया 9 जनवरी को, पिछले साल जो जेई मेन हुआ है उसी में पूछा गया है। 4 नंबर का ये सवाल है और देखो कितना आसान सवाल है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का सवाल है, मैंने बता दिया सवाल कहां से आएंगे,
अगर एक सिंपल सवाल पूछे जाएंगे ना आपसे, जो वो पूछे जाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन से, कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक इज 0.6, कि भाई इस प्लेन और ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, 0.6 है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड, कि ये ब्लॉक नीचे ना जाए तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ बतानी है। अब इसके लिए भी हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मिनिमम मैक्सिमम का क्या चक्कर है। तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम जैसे ही मैं बनाऊंगा यहां बना देता हूं, चलो, ताकि अच्छे से चीजें नजर आ जाएं। ये अपने पास में एक प्लेन हो गया है, ये नीचे वाली इसकी लाइन हो गई, ये हो गई नीचे वाली लाइन। यहां पे रखा हुआ है ब्लॉक, ये ब्लॉक कितने का है, 10 किलोग्राम का है, चलो मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूं। यहां पे लग रहा है 3 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तो अभी मैं पहले सारे फोर्सेस लिख लेता हूं, फिर फ्रिक्शन की बात करूंगा, है ना। तो फोर्सेस कैसे लिखूंगा, देखो फोर्सेस लिखता हूं मैं, mg हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, ये एंगल है 45, ठीक है। तो भाई साहब ये एंगल भी कितना हो गया, 45, ये एंगल भी 45 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये अगर 10 किलोग्राम का है तो mg नीचे की तरफ, यानी कि mg की वैल्यू कितनी हो गई, देखो m की वैल्यू है 10, ठीक है। तो mg की वैल्यू कितनी हो गई, 100। कैसे हो गई, g की वैल्यू 10 दी हुई है सवाल में, तो लिखूंगा mg cos 45, यानी कि 100 cos 45, mg की वैल्यू मैंने यहां से पुट करके रख रहा हूं। और इधर लग जाएगा फोर्स mg sin 45, यानी कि 100/√2, ये हो जाएगा 100/√2, क्योंकि जो वैल्यू होती है 100/√2, 1/√2, ठीक है। जो वैल्यू होती है 45 पे कॉस की, वही तो वैल्यू होती है साइन की, ठीक है। तो एक बार इसको वैल्यू, इसको यहां पे मैं ठीक से पुट करके रख देता हूं, ये भी हो जाएगा अपने पास में 100/100 sin 45 ही लिख देते हैं, चलो, ठीक है, ओके। अब देखो ब्लॉक का एनालिसिस करते हैं। ब्लॉक पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि ये इनकी कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो नॉर्मल तो लग ही रहा होगा, तो नॉर्मल लग रहा होगा हमेशा परपेंडिकुलर, तो n बोल दिया। अब अगर ब्लॉक ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब नॉर्मल तो हो गया 100 cos 45, ठीक है। नॉर्मल कितना हो गया, n की वैल्यू लिख लेता हूं मैं, ये हो गया 100 cos 45, जिसकी वैल्यू हो गई 100/√2, क्योंकि cos 45 क्या होता है, 1/√2। ये तो आ गया नॉर्मल की वैल्यू। अब देखो नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, 100 sin 45 और एक ये 3 न्यूटन, ठीक है। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो 100 sin 45 लग रहा है और एक लग रहा है 3 न्यूटन। लेकिन ब्लॉक फिर भी नीचे ना आए, ऐसा मुझे मिनिमम फोर्स देखना है। अब क्योंकि ये दोनों फोर्स लग रहे हैं तो ब्लॉक नीचे जा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है यार। अगर ये ब्लॉक ऐसे रखा हो, सोचो अभी फ्रिक्शन नहीं है, ये ब्लॉक ऐसे रखा हो तो ये नीचे जाता, ठीक है, नीचे जाता, और फ्रिक्शन है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, मतलब फ्रिक्शन उसको क्या कर रहा होगा, थोड़ा थोड़ा अपोज कर रहा होगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू भी आप लिख लो, देखो पता चल जाएगा कि ये ब्लॉक नीचे आएगा या नहीं आएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन हो जाएगा स्मॉल f इक्वल्स टू म्यू एन। तो म्यू की वैल्यू क्या है 0.6 और n की वैल्यू क्या है 100/√2, यानी कि ये आ गया अपने पास में 60/√2, ठीक है। ये बात तो सही है, अपने पास में 60/√2 आ गया अपने पास में फ्रिक्शन की वैल्यू। अब यहां तो 100/√2, एक बड़ा फोर्स तो लगा ही हुआ है, उसके साथ 3 न्यूटन और है, मतलब कि पीछे वाला फोर्स आगे वाले फोर्स से कम है, तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा तो उस एक्सेलरेशन को ही रोकना है। हमें क्या करना है, हमें यहां पे एक फोर्स लगाना है कैपिटल F और उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब मैं देखता हूं कि मैंने 2 न्यूटन लगाया तो रुकाया नहीं, फिर मैंने 4 न्यूटन लगाया तो रुकाया नहीं, फिर मैंने 10 न्यूटन लगाया, मतलब लिमिट बड़ा बड़ा के देखनी है। और जिस टाइम पे जस्ट रुक जाएगा ना ब्लॉक, वही F की मेरी वैल्यू हो जाएगी और वही मुझे फाइंड करना है क्वेश्चन में कि क्या होगी, ठीक है। तो देखो अगर ऐसी बात है कि ये दोनों फोर्सेस नीचे खींच रहे हैं, फ्रिक्शन तो ऑब्वियसली पीछे ही लग रहा होगा। अब मुझे धीरे धीरे फोर्स बढ़ा बढ़ा के देखना है, यानी कि फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब अगर ये रुक गया है, मैंने मान लो F फोर्स लगाया और अगर ये ब्लॉक रुक गया है, चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है समझो। इसका मतलब है कि F प्लस स्मॉल f जो है वो हो गया 3 + 100/√2 के बराबर। ये बात समझ में आई या नहीं। अगर ये ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस ने इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर दिया है, तभी तो मैंने उधर के फोर्सेस और इधर के फोर्सेस बराबर करके लिख दिए। तो यहां से F की वैल्यू आ जाएगी, F की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 100/√2 - F, और F की वैल्यू क्या है
60/√2। तो f की वैल्यू लिख देता हूं मैं यहां पे 60/√2। ठीक है, ये आ गई f की वैल्यू। अब देखो 100/√2 में से 60/√2 गए तो बचा 40/√2 और ये है 3, तो लिखेंगे 40/√2 प्लस 3। 40/√2 कितना आएगा? 28 पॉइंट समथिंग, 28 पॉइंट समथिंग आएगा और उसमें 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 31 पॉइंट समथिंग। 31 पॉइंट समथिंग इनमें से किसके नियर है? 32 न्यूटन के। तो ए ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल, बिल्कुल बेसिक बातें और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से इस सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। कैसे किया आपको मैंने बता ही दिया कि भाई चीजों को सोचो, समझो, दिमाग लगाने की कोशिश करो कि कहां जाएगा ब्लॉक। जाएगा तो कहां जाएगा? धरती छोड़ के थोड़ी ना चला जाएगा, जाएगा तो नीचे की तरफ ही। तो बस नीचे की तरफ जाने से रोकना है उसको। हो गया सवाल। अब नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। देखो ये सवाल अपना है 2019 जेईई मेन अगेन 12 जनवरी का और ये भी काम सारा का सारा स्टैटिक फ्रिक्शन पे हो रहा है। अब सवाल में क्या दिया हुआ है कि ब्लॉक केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर remains at rest up to a maximum force of 2 न्यूटन डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अब क्या हो रहा है कि ऐसे समझने की कोशिश करो, ये अपने पास में इंक्लाइन प्लेन है कोई, ठीक है, यहां पे एक ब्लॉक रख दिया है हमने अच्छी तरह से और 30 डिग्री का एंगल बना दिया है और बोला गया है कि अगर इस ब्लॉक पे मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो भी ये नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पीछे की तरफ फ्रिक्शन इतना लग रहा है जिसने इस 2 न्यूटन के फोर्स को और जो भी फोर्सेस लग रहे हैं इस डायरेक्शन में उनको रोक लिया है। ये बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात मुझे ये बोली जा रही है कि अगर मैं मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं अप द इंक्लाइन प्लेन तो ब्लॉक डज नॉट मूव। ठीक है, ब्लॉक डज नॉट मूव का मतलब क्या है? अब इसको मैं हटा लेता हूं, ठीक है, 2 न्यूटन को मैं हटा लूं और 10 न्यूटन ऊपर लगा रहा हूं, 10 न्यूटन ऊपर लगा रहा हूं, मतलब मैक्सिमम 10 न्यूटन का अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? मुझे फाइंड करना है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट के ब्लॉक और प्लेन के बीच में कितना होगा। कि मैं 2 न्यूटन नीचे फोर्स लगा रहा हूं तो ब्लॉक नहीं चल रहा, 10 न्यूटन ऊपर लगा रहा हूं तो ब्लॉक नहीं चल रहा। दो मुझे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी हैं। अब इन दोनों का इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमें सवाल सॉल्व करना है। जब भी आपको ऐसा सवाल मिल जाए कि इसमें इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हो, समझ लो फ्री हिट है। फ्री हिट का मतलब क्या है कि बस इस पे तो लगना चाहिए बढ़िया शॉट। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कितने हैं? देखो मास वास कुछ नहीं दिया गया है, बस फोर्स दिया गया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है। तो मैं इसका फटाफट से फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। यहां लगेगा mg नीचे की तरफ और यहां लगेगा mg cos 30। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई है, ये एंगल क्योंकि 30 हो जाएगा और यहां लगेगा इसी का कंपोनेंट mg sin 30। ठीक है, ओके। अब क्योंकि यहां पे कांटेक्ट हो रहा है तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, तो लगा देते हैं भाई नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। ये हो गया n। अब पहले तो हमें क्योंकि फ्रिक्शन लिखना है ना म्यू एन, तो एन की वैल्यू निकाल के रख देते हैं। एन की वैल्यू कितनी आ गई? एन इज इक्वल्स टू हो गया अपने पास में mg इंटू एन हो गया √3/2 इंटू mg। √3/2 mg क्यों लिखा? क्योंकि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, है ना। अब अगर ऐसा हो रहा है, ये फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, तो ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है। अब नीचे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन ने इसको रोका हुआ है, जो कि लग रहा होगा पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां हो गई? पीछे की तरफ। ये फ्रिक्शन फोर्स है जिसने इन दोनों को बैलेंस किया हुआ है। तो अब अपन इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बन जाएगी इक्वेशन कि भाई फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन। तो F इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू √3/2 इंटू mg। ठीक है, यहां पे वैल्यूज मैं लिख के दिखा रहा हूं। n आ गया तो म्यू मुझे फाइंड करना है, तो म्यू √3/n इंटू mg आ जाएगा। तो F की वैल्यू हो गई 2 प्लस mg sin 30, तो आ गया 2 प्लस mg sin 30 की वैल्यू होती है mg/2 और ये बराबर होगा इसके फ्रिक्शन के μ/2 √3 mg। तो आ जाएगा μ/2 √3 mg। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई अपनी। ठीक है, कौन सी हो गई? इक्वेशन नंबर 1। अब देखो एक काम खत्म हुआ, अब दूसरे काम पे चलते हैं। दूसरे काम में क्या बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स मैं ऊपर लगा रहा हूं, मैक्सिमम है ये। मैक्सिमम का मतलब क्या है कि इससे ज्यादा फोर्स अगर मैंने 10 न्यूटन से मैंने 10.0000000000001 न्यूटन फोर्स भी लगाया ना, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा।
10 न्यूटन का मतलब यह है कि ये वो मैक्सिमम फोर्स है जब ये ब्लॉक रुका हुआ है, इससे जस्ट हल्का सा ऊपर करते ही ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखो फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे आएगी। अब थोड़ा सा डायग्राम में बना के समझा देता हूं आपको, यहीं पे बना लेते हैं, चलो ठीक है, यहां पे बना देता हूं कि इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब ये जो ब्लॉक है, चलो मैं इस 2 न्यूटन को बस हटा देता हूं, ठीक है, 2 न्यूटन को हटा देता हूं, और 2 न्यूटन को जब मैं हटा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायग्राम कैसा बनने वाला है। ठीक है, ये 2 न्यूटन मैंने यहां से हटा दिया, अब इस तरह का डायग्राम बन गया है। ठीक है, क्लियरली विजिबल है आप लोगों को। अब देखो 10 न्यूटन का फोर्स अगर ऊपर लग रहा है तो भी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है कहीं भी। ठीक है, तो मतलब ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब क्या है कि अगर इससे ऊपर फोर्स लगाया तो ये मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब अभी भी ब्लॉक पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो तो क्या होंगे, यहां आएगा mg, यही आएगा ना, mg cos 30, mg cos 30, और यहां पे तो वही फोर्स आएगा फिर से mg sin 30। ठीक है, यही बात होगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही मान के चलो फ्रिक्शन की डायरेक्शन का यहां पे मेन कॉन्सेप्ट है। अब वहां तो क्या है कि ये दोनों फोर्सेस नीचे लग रहे थे और ब्लॉक रुका हुआ था, इसका मतलब फ्रिक्शन को पीछे की तरफ ही होना है। अब यहां पे कहां होना चाहिए फ्रिक्शन को, यहां पे मुझे ये दिया हुआ है कि ये मैक्सिमम फोर्स है जो इसको रोक के रखा हुआ है, यानी कि अगर इससे जस्ट थोड़ा सा भी ऊपर कर दूं ना तो ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा। अगर ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां होगी, हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट, यानी कि इस इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में देखो तो ब्लॉक ऊपर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ, इधर। या फिर आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि ये लग रहा है mg sin 30, ठीक है, और फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे, 10 न्यूटन नहीं लगाया मैंने अभी, ठीक है, 10 न्यूटन नहीं लगाया, फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, पीछे, क्योंकि mg sin 30 भाई इसको खींचने की कोशिश करेगा, क्लियर सी बात है, तो फ्रिक्शन में मान लेता हूं पीछे लग रहा होगा। अब देखो मैंने फोर्स बढ़ाया 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 बढ़ाया, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, मान लो 7 न्यूटन वो फोर्स है मिनिमम। अब मिनिमम और मैक्सिमम, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मिनिमम 7 न्यूटन वो फोर्स है कि जैसे ही मैंने वो लगाया तो ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा था पीछे की तरफ, इनिशियली पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा था उसने और 7 न्यूटन ने मिलके क्या कर लिया, इसको बैलेंस कर लिया। अब मिनिमम था वो, ठीक है, जैसे ही मैं 7 से ऊपर करता हूं तो ब्लॉक आगे की तरफ फिसलने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन बदल के पीछे चला जा रहा है। ये काम हो रहा है यहां पे। अब फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन पीछे बदल के जा रहा है तो मैक्सिमम की जो लिमिट होगी वो कहां होगी, देखो फ्रिक्शन कुछ भी कर सकता है, अपनी डायरेक्शन इधर भी कर सकता है इधर भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि ब्लॉक को रुकना किस डायरेक्शन में। मैं इधर फोर्स बढ़ा रहा हूं तो फ्रिक्शन पीछे हो जाएगा, इधर फोर्स बढ़ा रहा हूं तो फ्रिक्शन इधर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरह से जो लिमिट आई वो आई 10 न्यूटन। अब इसकी इक्वेशन लिख देता हूं, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो n तो वही रहेगा, n क्या रहेगा mg cos 30, और फ्रिक्शन की वैल्यू भी म्यू mg √3/2 mg रहेगी। डिफरेंस आएगा इस वाली इक्वेशन में, यानी कि 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन और mg sin 30 को। तो यहां पे एक और इक्वेशन लिखता हूं मैं, वो इक्वेशन क्या बनेगी, वो इक्वेशन ये बनेगी कि भाई 10 इज इक्वल्स टू mg sin 30 प्लस फ्रिक्शन, यानी कि mg/2 sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है म्यू √3 mg/2 बराबर में आएगा 10। यह आ गई दूसरी इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन, 2 अननोन और कर दो सॉल्व और आ गया आंसर आपके पास में। देखो क्या है इसमें, ये 2 इक्वेशन है, अगर मैं पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दूं, पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दूं, ऐड करके देखो तो देखो mg/2 और mg/2 तो हो जाएगा mg, इन दोनों को ऐड करूंगा तो mg/2 और mg/2 तो क्या हो जाएगा mg हो जाएगा। ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि इस साइड है ये उस साइड है, और 10 में से उधर जाके 2 कितना हो जाएगा 8, मतलब mg की वैल्यू आ गई 8। तो mg की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, ये पहली बात हुई। अब एक बार तो मैंने ऐड कर दिया, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो mg से mg क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, mg से mg कैंसल आउट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाली माइनस करोगे तो, और ये म्यू mg/3 है, इधर माइनस म्यू mg/3 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा म्यू √3 mg। ठीक है, ये μ/2 √3 mg है, और ये भी μ/2 √3 mg है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू √3 mg। इधर बचा अपने पास 2, इधर बचा माइनस का 10, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 इज इक्वल्स टू म्यू √3 mg आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब अगर मैं mg की वैल्यू यहां से 8 रख दूं, इधर mg की वैल्यू 8 रखूंगा
तो 4 से 2 बार कैंसिल हो गया और 4 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 3 बार। दिस इंप्लाइज अपने पास आ गया mg की वैल्यू मैं यहां पे 8 रखूंगा ना जैसे ही, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा 2 बार और ये हो जाएगा 3 बार, तो 3/2 यानी कि म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 √3 और √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा √3 टाइम्स, तो √3/2 आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो ऑप्शन बी, √3/2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे फ्रिक्शन पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स और उस पे आधारित कुछ पिछले साल के और इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें इस वीडियो को, और जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हो उतने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।